3 days after Renukaswamy's body was found, police arrested Kannada superstar Darshan and his star friend Pavitra Gowda. And that changed the story completely. It's now a high-profile murder scandal in full media glare, fixated to ensure that nothing's brushed under the carpet. 9 जून 2024 चित्रदुर्ग से करीबन 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के कामाक्षीपल्ली के एक अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड की नजर अचानक एक सुबह एक नाले के पास जाती है, जहां उस सिक्योरिटी गार्ड को काफी सारे कुत्तों का झुंड नजर आ रहा था, जो कि एक इंसानी डेड बॉडी को काफी बुरी तरीके से नोचते हुए उसे खाते हुए नजर आ रहे थे। अब अगर मैं रहूं, आप रहे, चाहे कोई और भी रहे, सुबह सुबह इस डरावने मंजर को देखकर आखिर भला किसकी जान नहीं घबराएंगी। ऐसा ही कुछ उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी हुआ, पर फिर भी ज्यादा घबराते ना हुए उस सिक्योरिटी गार्ड ने बिना किसी देरी के फौरन ही बेंगलुरु के लोकल पुलिस स्टेशन में इस बात की तुरंत ही खबर पहुंचा दी। पुलिस की टीम तुरंत ही उस इलाके में पहुंची और फिर इस डेड बॉडी को तुरंत ही एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां इसके बाद पुलिस वालों ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। लेकिन उस डेड बॉडी को एनालिसिस करने के बाद पुलिस वालों की टीम को ये पता चला कि ये डेड बॉडी किसी 30 से 35 साल वर्षीय एक पुरुष की है और उस व्यक्ति की मौत को ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे बीते हो गए। उस डेड बॉडी की ऐसी कंडीशन देखने के बाद पुलिस वालों की टीम का दूसरा काम ये था कि वे पुलिस वालों की टीम अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में ये पता करे कि पिछले 24 घंटे पहले क्या कोई व्यक्ति लापता हुआ है। वही पुलिस वालों को ये डेड बॉडी एक नाले के किनारे पड़ी मिली थी, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब पुलिस वालों की टीम को ये लग रहा था कि ये डेड बॉडी पानी से बहते बहते नाले के किनारे पर आ पहुंची है, पर वही पुलिस वालों की टीम को एक कॉल आता है जो कि उनके एरिया के पास के पुलिस स्टेशन से था। उन पुलिस वालों की टीम को ये पता चलता है कि 8 जून शनिवार के दिन एक व्यक्ति लापता हुआ था, जिसकी उम्र 33 साल की थी और उसी की मिसिंग रिपोर्ट उसी की ही मां ने एक पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। अब पुलिस वालों का ये शक यकीन में बदलते नजर आ रहा था। इसके बाद तुरंत ही बेंगलुरु की वे लोकल पुलिस फौरन ही उस लापता हुए शख्स की मां से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं उस डेड बॉडी की पहचान कराने के लिए, और इत्तेफाक से उस महिला से कांटेक्ट भी हो जाता है। फिर तुरंत ही पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाते हैं उस नाले से मिली डेड बॉडी को दिखाने के लिए, जहां पहुंचते ही वे महिला उस डेड बॉडी की पहचान करती है। उस डेड बॉडी में बचे कुचे फटे हुए कपड़े को देखकर उस मां का दिल दहल जाता है, क्योंकि वो लाश और किसी की नहीं बल्कि उनके बेटे रेणुका स्वामी की थी। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी में एक मेडिकल शॉप में काम किया करता था और रोज की ही तरह अपनी जॉब पर गया हुआ था, लेकिन 8 जून से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और उसी के बाद से रेणुका स्वामी लापता हो गया था। पुलिस ने इन सारे मामले को दर्ज तो करवा लिया था, लेकिन रेणुका स्वामी की मौत भला कैसे हुई थी, इस बात का जवाब तो सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही पुलिस वालों को पता चल सकता था। कुछ समय के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बाहर आ गई, लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अपने साथ कुछ ऐसे खुलासे को भी बाहर लाया जिसने पूरे कर्नाटका को ही हिलाकर रख दिया था। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रेणुका स्वामी को पीट कर अगमरा कर दिया गया था और उसकी जुबान को भी काट लिया गया था। उसके जबड़ों को बुरी तरीके से तोड़ दिया गया था और उसके शरीर में अनगिनत गहरे चोट के निशान थे। रेणुका स्वामी मेडिकल शॉप में एक छोटी सी नौकरी करने वाला एक 33 साल का सीधा साधा इंसान था, जिसका ना तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था और ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी। अब पुलिस की टीम को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे शख्स से किसकी क्या दुश्मनी रही होगी, जिसकी वजह से रेणुका स्वामी को इतनी बुरी तरीके से मौत की सजा दी गई। अब बेंगलुरु की पुलिस भी इस केस को नॉर्मल ही दूसरे केस की तरह सॉल्व कर रही थी कि तभी अगले दिन 10 जून 2024 के दिन पुलिस स्टेशन में अचानक से 3 लोग पहुंचते हैं, राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वे तीनों लोग ही ये दावा करते हैं कि उन्होंने रेणुका स्वामी का मर्डर किया है, जिस केस के बारे में पुलिस के पास कोई भी क्लू और कोई भी एविडेंस नहीं था। वे तीनों अपराधी खुद पुलिस स्टेशन में चलकर सरेंडर होने के लिए आ गए थे और ये बात पुलिस वालों को आसानी से हजम होने वाली नहीं थी। फिर तभी उन तीनों ने ये बताया कि पैसों के लेन देन के चलते हुए झगड़े की वजह से उन तीनों ने रेणुका स्वामी की हत्या कर दी थी। लेकिन फिर अचानक उस पुलिस स्टेशन में वहाँ के एएसपी पहुंच जाते हैं। जब उनके सामने ये पूरा मामला रखा जाता है
तो वे एएसपी खुद अलग अलग उन तीनों को बुलाकर पूछताछ करना शुरू करते हैं। आखिर ये कत्ल कैसे, कब और कहां, किस तरीके से हुआ, इन तीनों के जवाब वे तीनों लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। इन सारी बातों को सुन एएसपी ये समझ चुके थे कि ये तीनों लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इस सीन के तुरंत ही बाद ये जानते हुए कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, एएसपी साहब तुरंत ही अपने पुलिस की टीम को उन तीनों की कॉल हिस्ट्री और उनके लास्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए कह देते हैं। पुलिस ने जब उन तीनों की कॉल हिस्ट्री को चेक किया तो उसमें से एक नंबर ऐसा मिला जिससे उन तीनों लोगों की लगातार बातचीत चल रही थी। जब उस नंबर की डिटेल्स निकाल गई तो वह नंबर किसी आम शख्स का नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने सुपरस्टार दर्शन का था। अब पुलिस इस सवाल से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इन तीनों कातिल का आखिर इतने बड़े फिल्म स्टार से आखिर कैसे कनेक्शन हो सकता है? इन सारे सवालों के जवाब को पता करने के लिए पुलिस की टीम ने तुरंत ही दर्शन की पिछले 2 दिन की कॉल हिस्ट्री की जानकारी को पता किया, जिससे पुलिस वालों की टीम को ये पता चला कि बीते कुछ 48 घंटों में इन तीनों कातिल ने सुपरस्टार दर्शन से कांटेक्ट किया था। इस बीच इस सारे मामले को एनालिसिस करने के दौरान जब एएसपी साहब को कुछ शक महसूस हुआ तब फिर उन्होंने दोबारा उन तीनों को पूछताछ करने के लिए अपने कैबिन में बुलाया, लेकिन इस बार उन्होंने उन तीनों को बारी बारी करते हुए अपने कैबिन में बुलाया। इस बार भी उन तीनों के साथ पूछताछ तो हुई, पर वो पूछताछ काफी ज्यादा सख्ती और एएसपी के स्टाइल में की गई थी, जिसके बाद उनमें से एक आखिरकार सच कह ही देता है। उसने ऐसा सच बताया जिसको सुन पूरी फिल्म इंडस्ट्री को काफी ज्यादा झटका महसूस होने वाला था। दर्शन, जो कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बेहद जाने माने सुपरस्टार रह चुके हैं, उनकी शादी 14 मई 2000 के ईयर में विजय लक्ष्मी के साथ हुई थी, लेकिन इस शादी के बाद दर्शन के अपने वाइफ के साथ संबंध काफी ज्यादा बिगड़ने लगे थे। उन लोगों के हमेशा से झगड़े होने लगे थे और इन दोनों के रिश्ते में इतनी ज्यादा खटास आ चुकी थी, जिसके बाद दर्शन को 2011 में अपनी वाइफ विजय लक्ष्मी से मारपीट करने और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल जाना पड़ा था। लेकिन ये मामला बस यहीं पर नहीं रुका था, बल्कि ईयर 2016 में उनकी वाइफ ने ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर का आरोप लगाते हुए एक और कंप्लेंट को फाइल किया था, लेकिन इस मामले को दर्शन ने सेटलमेंट करके दबा कर रख दिया था। यही नहीं बल्कि 2021 में दर्शन पर मैसूर होटल के एक वेटर ने अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाकर एक केस दर्ज करवाया था, लेकिन इन सारे मामले में सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया था और उस वेटर को 50 लाख रुपए देकर उसका मुंह बंद करा दिया गया था। इसके अलावा भी ईयर 2022 में एक फिल्म प्रोड्यूसर के साथ दर्शन का आपसी मामला दर्ज हुआ था, जिस मामले में दर्शन ने उस प्रोड्यूसर को मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद दर्शन के अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल भी दर्ज हुई थी। लेकिन इन सारे मामले को पैसा देकर दर्शन ने सुलटा दिया था। पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि दर्शन और उनकी वाइफ विजय लक्ष्मी के इस टूटते रिश्ते की वजह आखिर क्या थी? 10 साल पहले दर्शन की लाइफ में आने वाली पवित्रा गौड़ा, जो कि एक फैशन डिजाइनर थी और एक्ट्रेस भी थी, शुरुआत में काफी ज्यादा हाथ पैर मारने के बावजूद भी पवित्रा गौड़ा को कोई भी फिल्म नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद पवित्रा को एक बेटी हुई, लेकिन कुछ वक्त के बाद अपने हस्बैंड से बिगड़ते रिश्ते की वजह से पवित्रा ने अपनी बेटी के साथ अलग रहने का फैसला किया। वहीं दर्शन को अपनी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी और ऐसे में अचानक से दर्शन की मुलाकात पवित्रा से हो जाती है, लेकिन कुछ रीजंस के चलते पवित्रा को इस बार भी कोई भी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन इस मूवी के बातों के चलते पवित्रा दर्शन के इतने ज्यादा क्लोज आ चुकी थी, जिसके बाद उन दोनों के अफेयर्स के बारे में मीडिया में तहलका मचना शुरू हो गया था। वहीं नवंबर 2023 में पवित्रा ने अपनी बेटी खुशी के जन्मदिन का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट किया था, जिसमें दर्शन पवित्रा की बेटी खुशी के साथ उसका बर्थडे केक कट करते हुए और डांस करते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो ने फैंस के बीच 2015 से चल रही दर्शन और पवित्रा के अफेयर्स की कहानी में सच का पर्दाफाश कर दिया था। पवित्रा ने अपने और दर्शन के रिश्ते को पब्लिकली शो नहीं किया था, लेकिन इस वीडियो ने सारा पर्दाफाश कर दिया था। शादीशुदा होते हुए भी दर्शन और पवित्रा 10 सालों से
एक ऐसे अफेयर में थे जो कि काफी समय से दबा हुआ था। इस वीडियो को देखकर विजयलक्ष्मी काफी ज्यादा भड़क गई और उन्होंने अपने जवाब में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर पवित्रा के कैरेक्टर पर सवाल उठाया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नाले में मिली रेणुका स्वामी की लाश का और इन सब चीजों का भला आखिर में क्या कनेक्शन हो सकता है, पर इस पूरे केस की जड़ यहीं से शुरू होती है। साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री में एक्टर्स को जिस लेवल का फैन सपोर्ट देते हैं और प्यार देते हैं वे शायद ही कोई और किसी और दुनिया में देता होगा। दर्शन की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी और उनके काफी सारे फैन उन्हें भगवान का दर्जा देते थे, अपना आइडल मानते थे और यही वजह थी कि पवित्रा और विजयलक्ष्मी के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी इस जंग में विजयलक्ष्मी को दर्शन के फैंस द्वारा मिला काफी ज्यादा सपोर्ट था। ये वही फैंस थे जो कि दर्शन को आइडल मानते थे। वे फैंस पवित्रा के इस रिश्ते को गलत ठहराते हुए पवित्रा को काफी ज्यादा बुरा भला बोलते थे। इन सब चीजों की वजह से पवित्रा ने अपने सोशल मीडिया पर काफी सारे मिलने वाले हेट्स कमेंट के चलते अपने कमेंट सेक्शन को ही बंद कर दिया था। हजारों के तादाद में मिलने वाले हेट्स कमेंट्स को देखकर पवित्रा का खून काफी ज्यादा खौलता था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस क्राइम केस में इन सारे लोगों का आखिर क्या लेना देना था, पर कहानी के असली पत्ते तो अब खुलेंगे। रेणुका स्वामी जो कि कर्नाटका चित्रदुर्ग में रहने वाला एक 33 साल का शख्स था जो कि दर्शन के उन्हीं फैंस में से एक फैन था और वो दर्शन को अपना भगवान मानता था और सालों से दर्शन की हर मूवी को हर कीमत में फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर देखता था। जब पवित्रा ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया तो रेणुका स्वामी भी उन फैंस में से था जो कि इस रिश्ते के खिलाफ था और उसे ये लगता था कि जिस भगवान को वो पूछता है वो कभी अपनी पत्नी और अपने बेटे को धोखा नहीं दे सकता है। इसके बाद रेणुका स्वामी पवित्रा के हर पोस्ट पर कमेंट करता और उसे हमेशा से गलत ठहराता था और पवित्रा के प्रति उल्टा सीधा वो लिखता था। लेकिन इत्तेफाक से इस जून महीने के फर्स्ट वीक में रेणुका स्वामी ने पवित्रा के एक ऐसे ही पोस्ट में कुछ ऐसे कमेंट में एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए कुछ ऐसे कमेंट्स को लिखा जो कि काफी ज्यादा अजीब था। लेकिन रेणुका स्वामी के उस कमेंट को अनफॉर्चुनेटली पवित्रा ने पढ़ लिया था। पवित्रा इतना ज्यादा भड़क गई थी कि उसने अपने कमेंट्स में ये लिखा, टाइम विल आंसर यू, जस्ट वेट एंड वॉच। पानी जब सर से ऊपर चला गया तब पवित्रा तुरंत ही दर्शन के पास पहुंची। उसने दर्शन से ये कहा कि ये कैसे कैसे लोग हैं जो कि हमारे रिश्ते को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इन सब लोगों को सबक जरूर सिखाना होगा। और फिर पवित्रा के बार बार कहने पर दर्शन ने अपने पावर के बदौलत पुलिस का सहारा लेते हुए इन्वेस्टिगेशन किया और इसके बाद दर्शन के कहने पर उनके एक एम्प्लॉय पवन ने पवित्रा का फेक अकाउंट बनाकर रेणुका स्वामी से बात करना शुरू किया। रेणुका स्वामी उस अकाउंट को रियल मानते हुए दर्शन के इस जाल में फंस गया था और बातों ही बातों में एक मैसेज में ही रेणुका स्वामी ने अपने नाम और अपने एड्रेस को उस फेक अकाउंट पर शेयर किया था। जिसके बाद दर्शन ने राघवेंद्र जो कि दर्शन के ही फैन क्लब का एक प्रेसिडेंट था उसे कहकर रेणुका स्वामी को किडनैप कर अपने साथ बेंगलुरु लाने का ऑर्डर दिया। वहीं 8 जनवरी की सुबह चित्रदुर्ग में फार्मेसी जाते हुए रास्ते पर अचानक रेणुका स्वामी को रोका जाता है और उसे ये कहा जाता है कि वे लोग उसे दर्शन से मिलवाएंगे एंड दर्शन से मिलने के बाद रेणुका स्वामी को सोशल मीडिया पर पवित्रा पर किए गए उस कमेंट को लेकर माफी भी मांगनी होगी। रेणुका स्वामी को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि इस माफी के आड़ में उसे एक ऐसे जाल में फंसाया जा रहा है जो कि कितना ज्यादा घिनौना होगा, इस बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद राघवेंद्र रेणुका स्वामी को अपने साथ बेंगलुरु के RR नगर में लोकेटेड एक कंपाउंड में लेकर आते हैं जहां रेणुका स्वामी के साथ शुरू होता है एक ऐसा भयानक मौत का खेल जो कि शायद आज से पहले कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। रेणुका स्वामी को बेजान होने तक शेड में बांधकर बेल्ट और डंडों से काफी बुरी तरीके से पीटा जाता है। तभी देर शाम वहां पर दर्शन अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचते हैं। अपनी अगमरी हालत में जब रेणुका स्वामी की नजर अपने हीरो पर पड़ती है तब उसे ये लगता है कि उसका हीरो उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन ऐसा था ही नहीं। दर्शन वहां रेणुका स्वामी की जान बचाने के लिए नहीं बल्कि उसकी जान लेने के लिए वहां पहुंचा था। रेणुका स्वामी ने जिसे अपना भगवान समझा था उसी ने इस कहानी का विलन बनकर उसे इस कदर तड़पाया था
कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब उसमें रेणुका स्वामी के शरीर पर कुल मिलाकर 15 ऐसे बड़े घाव थे जो कि देखने में जरा भी मामूली नहीं थे। रेणुका स्वामी की मौत तो ऑन द स्पॉट हो चुकी थी। और तो और अब आप लोगों को ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि जिस समय रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया जा रहा था उस समय वहाँ पर पवित्रा भी मौजूद थी और वो ये सारा दृश्य अपने आंखों से देख रही थी। आखिरकार रेणुका स्वामी ने इस टॉर्चर के चलते दम तोड़ दिया था। पिछले 1 साल पहले ही रेणुका स्वामी की शादी हुई थी और इस साल के अंत तक रेणुका स्वामी एक पिता बनने वाले थे। रेणुका स्वामी की पत्नी को ये कहाँ पता था कि रेणुका स्वामी को वे अगले दिन कभी देख ही नहीं पाएंगी। अगले दिन सुबह 3 बजे के आसपास दर्शन के लोगों ने रेणुका स्वामी की डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में भरकर कामाक्षी पल्ले के एक नाले में फेंक दिया और फिर इसके बाद जो हुआ वो आप लोग अपनी आंखों से देख ही चुके हैं कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड को वो लाश मिलती है और फिर वे तीनों अपराधी अपना जुर्म कबूल करने के लिए पुलिस स्टेशन में आते हैं, जिससे ये सारा केस खुल गया था। जो लोग पुलिस स्टेशन पर आकर अपना गुनाह कबूल कर रहे थे उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि दर्शन ने भेजा था, ये कहकर कि वे तीनों लोग इस गुनाह को अपने सर में ले ले। दर्शन ने इस काम को करने के लिए उन तीनों को 55 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन इत्तेफाक से दर्शन अपने प्लान में फेल हो गया था क्योंकि ये तीनों अपराधी अगर पुलिस स्टेशन पर अपना गुनाह कबूल करने के लिए नहीं जाते तो पुलिस कभी इस केस को सॉल्व ही नहीं कर पाती। लेकिन एक ईमानदार और एक सख्त एसीपी एंड कमिश्नर की वजह से न सिर्फ ये केस इतनी जल्दी सॉल्व हो पाया है बल्कि पुलिस वालों की टीम ने इस क्राइम इन्वेस्टिगेशन के चलते टोटल इस केस में 16 लोगों को अरेस्ट किया है। और तो और पुलिस द्वारा शुरू की गई इस बड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बीच सुपरस्टार दर्शन से जुड़ी और भी खबरें मीडिया में वायरल होने लगी थी। कई मीडिया सूत्रों के मुताबिक दर्शन के एक्स मैनेजर मल्लिकार्जुन जुलाई 2018 से मिसिंग है। वैसे तो मल्लिकार्जुन दर्शन के काफी ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति थे, लेकिन मल्लिकार्जुन ने दर्शन को धोखा देकर उससे करोड़ों रुपए चुरा लिए थे, जिसकी वजह से कोर्ट ने इस केस के चलते मल्लिकार्जुन को कोर्ट में बुलाया भी था। लेकिन पिछले 6 सालों से ना तो वो किसी कोर्ट में किसी भी हियरिंग में आए हैं और ना ही पुलिस को उनके बारे में कोई और बातें पता चली है। इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि ये केस मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगा। अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही उस बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट। बाय बाय।